चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो पढ़ना है बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज, हम कल आपको समझा रहे थे। कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज, बल्कि एक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। हिंदी में बोलें तो वस्तु तथा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की अवधारणा। ये हेडिंग है। देखो भाई, शांत रहो। तो वस्तु क्या होती है और प्रतिबिंब क्या होती है, इसका डिफिनीशन चाहिए अपने को, प्रॉपर डिफिनीशन चाहिए। हाई स्कूल में जो डिफिनीशन आपने पढ़े हैं उन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझिए। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है डियर, आप लोग सोचते हैं कि मास्टर जल्दी से कर दे, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए और मामला जल्दी से निपट जाए, हम छुट्टी पा जाएं। कौन सी बात जल्दी पढ़ानी है और कौन सी बात समय लेना है, ये मुझे पता है। आप चाहते हो कहते जल्दी से निपटा दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने धीरे धीरे पढ़ाया था ना आपको। जितना धीरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था उतना धीरे किसी को पढ़ाया नहीं, काफ़ी तेज़ में चली चीज़ें। ऐसे लाइट का जो बेसिक अभी हम बना रहे हैं, इसमें भी थोड़ा सा समय लेंगे आपका, और फिर 80-90 के रफ्तार में थोड़ा ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो जब धीरे चल रहा हूँ तो आपके लिए फ़ायदेमंद है भाई। आप उसको थोड़ा सा पॉजिटिव लिया करें। आता है अच्छी बात है, लेकिन जिस गरीब को नहीं आता है उसको तो कम से कम सीख लेने दें। तो लाले दी जान, हमने कल आपको समझाया था कि सपोज दैट हमारे पास एक मिरर है। क्या है? एक मिरर माने, हाँ जी बिल्कुल। और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। नाम सुना है आपने। तो हमने कहा था कि हमको फोटो बनाना है और वस्तु का मतलब वस्तु के बारे में जानना है। तो हमने आपसे एक बात और कहा था कि इस दुनिया में 2 तरह के ऑब्जेक्ट हैं। एक इल्यूमिनेटेड यानी सेल्फ इल्यूमिनेटेड, और एक होते हैं नॉन इल्यूमिनेटेड। सेल्फ इल्यूमिनेटेड वो हैं जिनके पास खुद की लाइट है, जो खुद की रोशनी से चमकते हैं। और नॉन इल्यूमिनेटेड वे हैं जो दूसरी की लाइट से चमकते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे अर्थ और सन बताओ सेल्फ इल्यूमिनेटेड है ना। अब पता चले आपको सन से कह दिया जाए कि सन के बारे में बताओ, तो आप ये थोड़ी बताओगे यार सन तो हमारी टार्चवा से चमक रहा है। आपको सन के टार्चवा की ज़रूरत, लेकिन धरती माता का अगर धरती माता पर आने वाली लाइट की रोशनी को बंद कर दिया जाए तो धरती माता तो लुल्ल हो जाएंगी, लाइट नहीं पहुंचेगी। ओ भाई तुम उठो वहाँ से, हाँ एकदम पीछे, हाँ उठो फटाक से, आगे आ जाओ। दिखाई नहीं दे रहा, मुँह ऐसे करके देख रहे हो, हाँ वहाँ बैठ जाओ। छोटा बच्चा कहता हूँ, लेकिन वो छोटा बच्चा है नहीं, मजे लेते रहते हो आप भी। ठीक है, होता है। तो एक मैं ले रहा हूँ सेल्फ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट है जिसका नाम हम ओ से दिखा रहे हैं। अपने सिलेबस में हम लोग ऑब्जेक्ट को ओ से दिखाया करेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना इस बात का। 2 तरह के ऑब्जेक्ट होंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड माने थोड़ा सा बड़ा, उसकी लेंथ भी आ जाएगी। जैसे ये मार्कर पॉइंट ऑब्जेक्ट है कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है? एक्सटेंडेड है। ये पॉइंट में समा रहा है क्या? नहीं। तो इस ऑब्जेक्ट, अच्छा सेल्फ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसके पास खुद की लाइट है। अब जब खुद की लाइट होगी तो यहाँ से ढेर सारी रोशनी निकल रही होगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने लाइट जल रही है, तो इससे ढेर सारी रोशनी, बहुत सारी किरणें निकल रही हैं। तो इससे भी ढेर सारी किरणें निकल रही हैं। मैं प्रतिबिंब बनाने के लिए, फोटो बनाने के लिए इसमें से केवल 2 किरण को पकड़ रहा हूँ और एक किरण को मैं भेज रहा हूँ बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टली इस एक्सिस के अबाउट। तो चलो भाई, अच्छा देखो, आपको अगर याद हो तो हाई स्कूल में ये बात आपने देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मिनिमम आप कितनी किरणें भेजते थे लेंस पर या दर्पण पर? 2 भेजते थे, और उसके बाद जहाँ पर वो मिलती थी वहीं पर उसका इमेज वगैरह बनता था। तो कुछ यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट,
दिवाली का बम्पर ऑफर चालू हो चुका है। ये गई एक किरण और टकराने के पश्चात दर्पण से, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली जा रहा है ऑब्जेक्ट पर, मिरर पर। दिस इज मिरर, मिरर नहीं यार। तो जिस रास्ते से गई है लाइट उसी रास्ते से वापस आ जाएगी, यानी कि गई थी I1 और आ गया है रिफ्लेक्ट होकर के R1। एक ऑब्जेक्ट तो ये गया। अब सुनना, दर्पण की कुछ खास बात है। दूसरी लाइट हम भेज रहे हैं, जो दूसरी लाइट जा रही है गाइज वो कुछ ऐसे गई है इस पॉइंट पर। तो क्या नियम है रिफ्लेक्शन का? अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, वो ये पढ़ा था कि जितने एंगल पर आए हो उतने एंगल पर, तो भाई साहब पहले तो इसका नॉर्मल बनाना पड़ेगा ना, ये डिसाइड करने के लिए कि कितने एंगल पर आया है। एंगल कहाँ से नापते हो बताओ? नॉर्मल से ही। तो आपको ये वाला सिचुएशन अगर याद हो तो ऐसे किरण आती थी फिर ऐसे जाती थी, हाँ जी। तो जो एंगल बनता था ये आई और ये एंगल जो बनता था आर, वो कहाँ से बन रहा है? इस नॉर्मल से बन रहा है ना भाई, हाँ जी। तो इस केस में भी अगर दर्पण पर लाइट पड़ रही होगी तो इसका एक नॉर्मल बनाएंगे, ये इसका नॉर्मल है, और जितने एंगल पर ये आई है उतनी ही एंगल पर ऐसे चली जाएगी ना, रिफ्लेक्ट होकर, दैट इज R2। ये है R2। अच्छा ये कौन सा था? I2। दो किरणें हैं भाई साहब। एक किरण को मैंने, अच्छा आप चाहो तो कैसे भी भेज लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे दो किरण भेज रहा हूँ, आपका मन हो इस किरण को यहाँ से भेजो वहाँ से भेजो, जैसे मन करे वैसे भेजो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब मैं यहाँ पर आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि किरणें जहाँ पर मिल रही हैं ना वहीं पर इमेज और वहीं पर बनेंगी, वहीं पर ऑब्जेक्ट होगा आपका। लेकिन कहाँ इमेज होगा और कहाँ ऑब्जेक्ट होगा इस बात को समझेंगे। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, हो सकता है आप लोग याद हो, आभासी का। याद है आपको? कभी कहते थे प्रतिबिंब आभासी बनेगा और कभी वास्तविक बनेगा। उस आभासी और वास्तविक की एक झोल है, उस झोल को समझ लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। देखिए, तो कहानी ये है कि ये वाली लाइट तो बिल्कुल इसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रेंग रही है, अरे चाहे इस तरफ से जा रही है और इसी तरफ से आ रही है। क्या इन लाइट का I1 और I2, कहाँ गया जी I2? I1 और I2 कौन सी किरणें हैं? इंसिडेंट रे हैं क्या? आपतित किरणें हैं क्या? तो कहते हैं कि इंसिडेंट रे अथवा आपतित किरण जहाँ पर काट रही होंगी, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, जहाँ पर मिल रही होंगी, इनके मिलन बिंदु को, किसके मिलन बिंदु को? आने वाली किरण अर्थात आपतित किरण। बात समझ में आ रही है ना? मिरर की तरफ जो लाइट जा रही है, कहाँ से आ रही है, उसके इंसिडेंट पॉइंट को हम ऑब्जेक्ट बोला करेंगे। फिर से सुनेंगे, आने वाली किरण अर्थात आपतित किरण या ऑब्जेक्ट से चलने वाली जो किरण है, जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बात समझे? कंफ्यूजन में मत जीना। रिफ्लेक्शन के पश्चात या परावर्तन के पश्चात या फिनोमिना के पश्चात परावर्तित किरणें जहाँ पर मिलती हैं उसे इमेज कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं, उसे बिंब कहते हैं, या सॉरी प्रतिबिंब। बात समझ में आई ना? तो रिफ्लेक्टेड कौन कौन सी है? देखो R1 है, इस डायरेक्शन में जा रही है, और कौन है? अब इन दोनों के मिलने की कोई संभावना है क्या? मैंने एग्जांपल लिया था, ये हमारे कौन है? अतुल भाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर बिल्कुल लोड लगा रहे हैं। अब है काहे खामखा लड़के को फंसा रहे हो यार? दूसरे का मजा लेने में बहुत अच्छा लगता है। चिंता मत कर बच्चा, आ जाएगा। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? देखो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रेंग रहा है। बोलो ना भाई, पिक्चर हीरो बनना चाहता था, पिक्चर बनाना चाहता था, लेकिन क्या बिल्कुल रेंग रहा है? कोई पिक्चर सब फ्लॉप जा रही है, कोई हिट ही नहीं हो रहा है। बात समझ में आई? और ये थी ना बोली थी, हाँ बेचारे को बकैयाँ चला रही थी।
और ये खुद है कौन जी, क्या नाम तुम्हारा? प्रिया। प्रिया जा रही भाई, कहाँ जा रही है? अरे बिल्कुल, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। हाँ जी, मतलब इसकी पिक्चर हिट हो रही है, अरे ऊंचाई पर जा रही है। बोलो, अब आप मुझे बस बता दीजिए, प्रिया अर्थात जो आगे बढ़ रही है, इसकी पिक्चरें हिट पे हिट होती जा रही हैं, और ये हमारा भाई क्या नाम, अतुल, जिसकी फिल्में फ्लॉप पे फ्लॉप होती जा रही हैं। इन दोनों के मिलने की कोई संभावना है क्या? इस जन्म में तो ना दिखाई दे रहा है। अगर इस जन्म में कोई संभावना, अरे यार ये देखो डाइवर्ज हो रहा है, और ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली चला जा रहा है एक्स एक्सिस में, तो इसके आगे बढ़ने पर यानी कि रिफ्लेक्टेड रे के मिलने की कोई संभावना है क्या? कोई संभावना नहीं है। समझ रहे हो अतुल भाई? इस जन्म में हो ना पाएगा, समझ लो। आइए, लेकिन कोई बात नहीं अतुल भाई, एक गाना आया था, मैं आपके लिए गाना सुनाता हूं, सुनिए। बाबू देखो, इन किरणों को आगे बढ़ने पर तो ये काट नहीं रही हैं, ये कीड़े मिल नहीं रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसको पीछे बढ़ा सकते हैं ना, झूठ मूठ का। अरे भाई आगे, क्योंकि दर्पण है यहाँ, तो पीछे झूठ मूठ का ही तो होगा, सचमुच में होगा क्या? अतुल भाई का गाना है, सपने में मिलती है, समझ रहे हैं? आइए, बस बस बस, हाँ, ये जो पॉइंट है इसको भी पीछे बढ़ा लेंगे ना, कोई बात, इतना तो कर ही लेगा लड़का, पीछे जाके मिल गया ना। अच्छा बताइए, झूठ मूठ के मिल रहे कि सपने में? सपने में है ना, झूठ मूठ की पॉइंट है। तो यहां पर जो इमेज बनेगा इसको हम क्या बोल देते हैं? आई डैश। क्या बोल रहे हैं? आई तो है नहीं, चलो आई ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी? जब कोई आई नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये रिफ्लेक्टेड रे का है, परावर्तित किरण कहाँ मिल रही हैं? पीछे, और आपतित किरण कहाँ मिल रही हैं? यहाँ। तो आप मुझे जल्दी से बताओ, आपतित किरण जहाँ मिलती हैं उस पॉइंट का नाम है ऑब्जेक्ट, और परावर्तित किरण जहाँ पर मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं? क्या समझा यहाँ से कि सर जी अगर समतल दर्पण होगा ना तो उसका इमेज कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा। एक बात और बताऊं, लगे हाथ, कहो तो बताएं। अच्छा एक बात बताओ, ये एंगल 90 है और ये एंगल कितना है? 90 होगा, पक्की बात है ना? आप लोगों ने ये शायद पढ़ा होगा कि ये एंगल और ये एंगल तो बराबर ही है। अरे भाई परावर्तन के ही नियम से जितने एंगल पर आए हो उतने एंगल पर, और क्योंकि अगर ये एंगल आई है तो मुझे ऐसा लगता है ये एंगल भी आई हो जाएगा। बात समझ में आती है? कोई बताना चाहेगा ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल आई कैसे हो रहा है? एकांतर कोण की परिभाषा से हाई स्कूल में था भाई। और लाले दी जान, अगर ये आर है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा, पक्की बात है? अरे भैया ऐसे ऐसे कोई लाइन जा रही है, यहाँ जो बन रहा है वही कोण तो यहाँ बनेगा। ये शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख से बराबर नहीं, ये भी एकांतर ही कह सकते हैं। हाँ ये इसके बराबर, फिर ये इसके बराबर, इस तरह से हो रहा है। कोई बात नहीं, ये भी एकांतर कोण की परिभाषा कह सकते हैं इसको, अंतः एकांतर। ये बाह्य एकांतर है और ये अंतः एकांतर। तो ये एंगल इसके बराबर हो गया, और ये एंगल, अरे भैया ये क्या है? 90, और ये क्या है? और इस त्रिभुज को घूर घूर के देखो, इसको देख रहे हैं? अब इसको देखो, तो एक चीज मुझे बताओ, ये एंगल आई और आर बराबर होते हैं आपस में, तो ये दो एंगल बराबर हो गए इस दोनों त्रिभुज में। अच्छा एक 90 है तो दूसरा भी 90 हो गया, तो दो एंगल बराबर हो गए। और तीसरी क्या हो जाएगी? साइड। एक पर में था साइड एंगल, नहीं सॉरी, एंगल साइड एंगल, पढ़े थे क्या कहीं? हाई स्कूल में था ना? अगर ऐसा हो जाए, एंगल साइड एंगल बराबर हो जाए, तो ये दोनों त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे?
सर्वांग हो जाएंगे ना, बोलो। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग हो गए, बोलो ना यार। अगर ये दोनों सर्वांग हो गए तो सारी भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी? तो इसका मतलब जो ये वाली लेंथ है ना, ये वाली, ये इसके बराबर हो जाएगी, और ये वाली लेंथ और ये वाली तो बराबर है ही ऑलरेडी। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये वस्तु है तो वस्तु से कितनी दूरी पर, सॉरी, दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु है, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बन रहा है क्या? तो यही खास बात है समतल दर्पण की। क्या खास बात? दो बातें। पहली बात तो ये कि इमेज कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। दूसरी बात दर्पण के पीछे बनेगा, ये हो गई। और तीसरी बात ये है भाई कि जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगा। और बात सुनो, अगर वस्तु वास्तविक है, यहाँ अब इंटर की बात ऐड कर रहा हूँ, अभी तक हाई स्कूल की कहानी थी, अब इंटर की बात ऐड हो रही है। जब आपका वस्तु वास्तविक है, दर्पण किस दर्पण में? समतल। अगर वस्तु कैसा है तो प्रतिबिंब कैसा है? अब अगर वस्तु आभासी होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अब ये वाला केस आपने हाई स्कूल में नहीं पढ़ा है। सर जी वस्तु कहाँ पर जो है आभासी होता है? ये वाला बनाया जाए ठीक, आइए बना के दिखाते हैं आपको। ध्यान देंगे, वस्तु किसको बोला है? अतुल तो तब से खो ही गया है, कहीं खो गए हो क्या? अगर वस्तु हमारा आपतित किरण जहां पर काट रही है वही हमारा क्या होता है? वस्तु होता है। तो यारा अगर हम वस्तु ले रहे हैं तो फिर तो आपतित किरणें काटेंगी ही काटेंगी, लेकिन झूठ मूठ का कैसे काटेंगी? इसका मतलब झूठ मूठ का वस्तु है। झूठ मूठ का वस्तु कहाँ होता है? झूठ मूठ की तो प्रतिबिंब होती है। झूठ मूठ का वस्तु नहीं लेंगे। आइए मैं बताता हूँ होगा क्या। देखिए, ये सपोज दैट हमारे पास दर्पण है, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर कैसी किरण भेज रहे थे? डाइवर्जिंग ना, हम यहाँ कन्वर्जिंग भेजेंगे। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, एक चीज़ यार, एक सेकंड, हाँ ठीक है, हम लाइट को यहाँ से मंगवा रहे हैं। कहाँ से मंगवा रहे हैं? ये दोनों इंसिडेंट रे हैं। अच्छा एक बात बताओ बाबू, ये दोनों आ रही हैं किरणें, कहाँ से आ रही हैं? अनंत से आ रही हैं। अच्छा, अनंत से आ रही हैं, नालायको, अनंत से आ रही हैं सर। एक्चुअल में सामने यहाँ लगा है एक दर्पण। कौन सा लेंस लगा है? कौन सा लेंस लगा है? कौन सा लेंस है ये बताओ जल्दी से। उत्तर लेंस है ना? पक्का? सोच लो, कहाँ पढ़े थे? इस लेंस की क्या खास बात है? इस लेंस की क्या खास बात है? ये पैरेलल आने वाली किरणों को केंद्रित कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। एक्चुअल में मैं फोटो बनाने से पहले एक लेंस लगा लिया हूँ। हमारा वस्तु यहाँ कहीं है, ये मान लीजिए मेरा डस्टर है, डस्टर यहाँ रखा है और यहाँ से मैं दो किरणें भेज रहा हूँ, पैरेलल किरणें जा रही हैं, इनफाइनाइट पर कह सकते हैं। तो ये किरणें जा रही हैं तो इसने क्या कर दिया? इनको कन्वर्ज कर दिया। अच्छा, जब कन्वर्ज कर दिया तो ये किरणें कहाँ पहुँच गई? ऐसे पहुँचने लगी, बोलो ना यार। तो ये जो दो किरणें आपको कहीं से ऐसे रैंडम नहीं आ रही है, मतलब इधर लेंस वेंस की व्यवस्था की गई है। अच्छा, अब आने वाली किरणें यहाँ पर आई हैं तो यहाँ से बाबू दर्पण क्या करेगा? अपना रिफ्लेक्शन प्रदर्शित करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो रिफ्लेक्शन के पश्चात जितने एंगल पर आए हो उतने एंगल पर यहाँ भी जाओगे, वहाँ भी जाओगे, बोलो ना। तो सपोज दैट ये ऐसे निकल जाएगा और ये ऐसे, तो ये दोनों किरणें कहाँ जाके काटी? तो ये क्या है? इमेज है ना मेरे लाल। अब आप मुझे बताओ वस्तु कौन है? वस्तु का क्या हाल है? वस्तु तो मिल ही नहीं रहा, वो सपने में मिलेगा।
कैसे करोगे? लगेगा इसको भाई इसको आगे बढ़ाएंगे ना यार। आप समझ रहे हैं? अच्छा बताओ, ये जो वस्तु मिल रहा है झूठ मूठ का मिल रहा है कि इसको हम क्या I1 बोल दें, इसको क्या हम I2 बोल दें, और ये हमारा R1 है और ये क्या है गाइस? बताओ जल्दी से। कौन बोल रहा है? बोलो। आपतित किरणें जहां पर मिलती हैं वहां वस्तु होता है। ये किसने कह दिया कि आपतित किरणें जहां से निकलती हैं? जहां मिलती हैं। तो अब यहां लिख रहा हूं इंसिडेंट रे का मिलन बिंदु। कौन सा बिंदु? मिलन बिंदु क्या होता है? जल्दी बताओ। वस्तु। और दूसरी बात, रिफ्लेक्टेड रे का जो मिलन बिंदु है वो क्या होता है? और ध्यान रखें, अगर किरणें सचमुच में मिल रही हैं, अगर किरणें, तो वह है रियल, जिसे हम क्या हिंदी में बोल सकते हैं? या फिर अगर झूठ मूठ की मिल रही है तब आभासी। क्या हमारा वस्तु आभासी हो सकता है? क्या हमारा प्रतिबिंब भी वास्तविक और आभासी हो सकता है? मानते हैं बात को? सामने लिखा हुआ है ना, बना गया है चित्र। देखो भाई, वास्तविक वस्तु का उधर है। और अच्छा, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर वस्तु आभासी है तो प्रतिबिंब रियल है, और अगर वस्तु रियल है तो प्रतिबिंब आभासी है। आपको मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पर सवाल बनेगा तो क्या बनेगा जानते हैं? कहता समतल दर्पण में जो वस्तु है उसकी पोजीशन क्या होगी? तो कहना कि जितना दर्पण से आगे है उतना दर्पण से पीछे बनेगा। ये बात हो गई। अच्छा, अगर वस्तु वास्तविक है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। तो बस यही छोटी मोटी पॉइंट थी जो हमें बतानी थी, और कोई इंपॉर्टेंट बात इसमें तो मुझे नहीं लगता है। ये दो चीज़ें आप बना लीजिए। एक काम करो, यहाँ पर लिख ही लो, आभासी प्रतिबिंब। आभासी लिखो। और ये है मेरे लाल वास्तविक। ओए भैया, बात नहीं, ये वास्तविक प्रतिबिंब। और यहाँ आभासी वस्तु। बाबू देखो, यहाँ पर खाली आपको समझने लायक बात इतनी है कि हाई स्कूल में आपने आभासी वस्तु को फील नहीं किया था, तो यहाँ पर आप इतना फील कर ले, बाकी कोई बात नहीं है। इसे नोट करें तो ओके। अगला हेडिंग लगाइए, लगाओ फटाक से अगली हेडिंग। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग लगाइए फट से। ये इमेज और वस्तु की परिभाषा दी है मैंने यहाँ पर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। देखिए, बातें नहीं यार, आपको समझ नहीं आ रहा? देखें, इसमें एक चीज आपने नोट नहीं की। अगर ये O है तो ये वाला पॉइंट हम कुछ मान लेते हैं, चलो P मान लिया, और इसे Q मान लिया, तो फिर ये I है। हम यहाँ पर इसी
त्रिभुज में कुछ बात करना चाहते हैं यार, आप मुझे बस इतनी बात बताओ, एंगल POQ, एंगल PO क्या हो गया है, एंगल PIQ, एंगल PI बराबर है ना, क्योंकि I और R बराबर है। अच्छा, दूसरा एंगल है P, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, एंगल Q बराबर है एंगल, बल्कि नहीं पूरा बात लिखना पड़ेगा, PQO, PQ और दूसरा एंगल PQI बराबर है ना, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, समकोण है, और एक भुजा बराबर है PQ, भुजा कॉमन है ना दोनों में, क्योंकि ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। हाई स्कूल में आप लोग ऐसे कर रहे होंगे शायद। तो एक परिमेय है, क्या है वो प्रमेय, एंगल साइड एंगल से, बल्कि ऐसा ना लिखें, ऐसा लिख लें, प्रमेय एंगल साइड एंगल से त्रिभुज POQ कांग्रुएंट हो जाएंगे त्रिभुज PQI। हाँ जी, यह है और यह त्रिभुज दोनों क्या हो चुका है, अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम हो चुका है तो पक्की बात है उसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। इसलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो OQ है, O और Q की डिस्टेंस है OQ, वो बराबर होगा किसके, QI के। हाँ जी, और ये भाई छोटी मोटी बात नहीं है, गहरी बात है, समझो। हम लोग रट तो लेते हैं लेकिन उसको समझते कहाँ हैं। देखिए जरा बात ये है भाई कि अगर मैं इस डायरेक्शन में आगे बढ़ूं, दर्पण बीचों बीच में मान लीजिए है, और इस दर्पण से मैं वस्तु की तरफ जाना चाहता, तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि मान लीजिए इसको मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से दर्शाना चाहता हूं। किसे? सर जी आप तो कह रहे थे वेक्टर नहीं आएगा। आ जाएगा थोड़ा बहुत अच्छा, इसका मीनिंग क्या है जल्दी बताओ तो। इसका मीनिंग मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जितना दर्पण से दूरी पर वस्तु होगा प्रतिबिंब भी उतनी ही। ये बाबू रटने का नहीं, समझने का। ये बात हवा में नहीं बोली जा रही है, प्रूव करके दिखाया गया। बहुत आसान है ना, लेकिन ये हाई स्कूल में नहीं था सिलेबस में, बस ऐसे आप रटे थे। तो जनरली यहाँ पर एक और नई बात मैं ऐड कर रहा हूँ, वो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किसका? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। क्या लिखा है ये ध्यान से पढ़ें पहले। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इस दर्पण के सापेक्ष वस्तु का जो विस्थापन सदिश है वो मैंने कैसे दर्शाया? वेक्टर यस से। क्लियर है ना? वो बराबर किसके आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ इमेज, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। कुछ समझ में आ रहा है? ये क्या लिख दिया मैंने? अगर आपने वेक्टर पढ़ा है तो इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन ये बात मैंने बराबर लिखी है। सही लिखी है या गलत? हाँ जी, सही लिखा या गलत? गलत लिखा। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है और ये एक दूसरे के जस्ट क्या है। ये बहुत बढ़िया बात है। अभी देखना आपके परखच्चे उड़ा देगा ये बात, जो बात नहीं, अगर ये बंदा नहीं जानता है तो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ इमेज जस्ट माइनस होता है। ध्यान रखना इस बात का। उल्टा उल्टा नहीं, अपोजिट। अगर ऑब्जेक्ट आपका रियल है तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल, आभासी। और इसका मतलब यही है। अच्छा, यहाँ से और एक बात ऐड करना चाहें हम लोग। ठीक तो है, और कुछ है? ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं आता है, आता है। इसका मतलब जो है वो लिख रहा हूँ। आता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। इस माइनस का ये मतलब है। बात समझ में आई? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाली बात थोड़ी सी आप ध्यान रखें यार, अभी इसका थोड़ा इस्तेमाल करेंगे ना। ये नई है बिल्कुल आपके लिए। कैसे लिखा है, लिखने का स्टाइल भी आपको
ध्यान रखना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और ये क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये क्या लिखा है, दर्पण के सापेक्ष ऑब्जेक्ट का विस्थापन सदिश, दर्पण के सापेक्ष इमेज का, आप सिम मत पढ़ लेना उसको, वो सफिक्स में लिखा हुआ है। बात समझ में आई? तो एक काम करिए, ये बात फिर से चेप दीजिए। आइए जरा, यहां पर कुछ और 2-3 पॉइंट लिखेंगे और उसको समझेंगे। देख भाई, हम कुछ बात लिख रहे हैं यहां पर, और उस बात को फील करिए आप। पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, अगर प्लेन मिरर है, यहां लिख दीजिएगा फॉर प्लेन मिरर, पहला पॉइंट लिख रहे हैं। जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनेगा, जल्दी बताओ। वर्चुअल बनेगा ना, आभासी बनेगा ना, लेकिन साइड में क्या भी चेपना पड़ेगा, फॉर रियल ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट क्या है, वास्तविक है, तभी तो इमेज कैसी बनेगी। बल्कि यहां लिख लीजिए फॉर प्लेन मिरर इमेज। पहुंच नहीं पा रहे हैं मास्टर साहब, लेकिन कोई बात नहीं, तूर फूंक दो। हाँ पापियों, बिहाइंड मिरर। दूसरी बात क्या है भाई, बिहाइंड द मिरर, अर्थात ओए बिहाइंड द मिरर मतलब दर्पण के पीछे। तीसरी बात क्या है, अच्छा ये भी किसके लिए लिखना पड़ेगा, फॉर रियल ऑब्जेक्ट। जानते हैं क्यों? ओ भाई, अगर वस्तु रियल है तभी वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे ना। लेकिन अगर वस्तु कैसा हो गया, अगर वस्तु आप वो हो गया, क्या कहते हैं जी, वर्चुअल, आभासी हो गया, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सामने, फोटो सामने बनेगा। दूसरा वाला फोटो अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे, यहाँ कोने में था। तीसरा बात लिखो, तीसरा बात क्या है, एट द सेम, हाँ एट द सेम डिस्टेंस, हिंदी में लिख दूं क्या कि समझ जा रहे हो, एट द सेम डिस्टेंस ऑफ मिरर। ई का मतलब है, इसका क्या मतलब है, हाँ जी बिल्कुल, दर्पण से समान दूरी पर। और तीसरा इरेक्ट, इरेक्ट माने क्या होता है, उल्टा, इरेक्ट माने क्या होता है, उल्टा। और पांचवा जो है वो लिखिएगा लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड। इसको हिंदी लिखना बड़ा जरूरी है, इसका नाम है पार्श्व व्युत्क्रम। क्या पार्श्व व्युत्क्रम, नहीं नहीं नहीं, यही तो गड़बड़ है, बता रहे हैं यार, काहे गड़बड़ा रही हो। पार्श्व व्युत्क्रम उल्टा, रट के बैठे हैं सब पापी। आइए देखते हैं कैसे उल्टा बनता है। इरेक्ट माने उल्टा यार, नोटिया लिया, नोट कर रहे हैं क्या? चलो भाई, हुआ क्या, लास्ट पॉइंट पर थोड़ा फोकस करेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, भाई तुम्हारा नाम भूला गया, फिर से बताओ। देवांश, यहाँ लिख दूंगा अब मैं एक दिन, किसी दिन। चलो हाँ जी, किसका, इसका तो अभिषेक नाम है, इसका याद है। देवांश का भी याद रहता, लेकिन वो भन्न से दिमाग में आता नहीं है। परवीन का नहीं भूलेगा भाई, क्या
अरे यार तुम लोग भी मजे लेते रहते हो। सुनेंगे? चालू है नालायको। आइए सुनेंगे। हुआ क्या, ये लैटरी इन्वर्टेड वाली जो बात है ना, ये बात हम लोग पढ़ रहे थे। वैसे तो मैं बाबू, मैं आपको बता दूं, मैं 12वीं नहीं पढ़ा हूँ। हाँ, मैं 12वीं नहीं पढ़ा हूँ। हाँ, झटकम क्यों आ गए? मैं हो गया पास। चलो, मैं 11वीं छोड़कर चला गया था, 11वीं मेरा वहाँ हो गया था। अरे कोई बात नहीं। तो मैं अपने उन क्लासों में, इंजीनियरिंग के क्लासों में पढ़ रहा था, तो वहाँ पर एक मैम पढ़ाती थी फिजिक्स। वहाँ पर भी फिजिक्स आता है। अगर आप जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो है अंग्रेजी, ये तीनों आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर भी ये लाइट नाम का चैप्टर था। अब वो मैडम पढ़ा रही थी। अब मैडम ने पढ़ाया, हम तो भाई देखो इंटर में तो पढ़े नहीं, तो हम नहीं जानते। तो उन्होंने पढ़ाया कि सर ये जो लैटरली इन्वर्टेड की बात है ना, पार्श्व व्युत्क्रम, वो कहती थी बायां का दायां और दायां का, वो कहती थी इधर वाला चीज़ इधर बनेगा और इधर वाला फोटो इधर बनेगा। और सारे बच्चे खुश हो गए, सब ने बताया और हम भी खुश हो गए, काफ़ी खुश हो गए। मैंने कहा बढ़िया बात है, बाया का दाया और दाया का बन जाता है। फिर मेरे मन में सवाल आया कि अगर बाया का दाया बन, अच्छा आप देखते हैं बनता भी है। आप एक पेपर ले लें, उस पेपर पर कुछ लिख दें तो जो चीज़ इधर रहेगी वो चीज़ इधर हो जाएगी। लेकिन वो धोखा हुआ हमारे साथ। लैटरली इन्वर्जन का मतलब वो नहीं था। लैटरली इन्वर्जन का सच मायने में मतलब मैं आज बताऊंगा आपको। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते इस बात को, वो गलते रट के याद करे हुए हैं। सुनो, तो मैडम ने बताया बायां का दायां और दायां का, तो मैं भी करता था दायां का बायां, बायां का दायां। काफ़ी खुश थे सारे बच्चे। फिर मैं सोच रहा था कि यार दायां का बायां बन रहा है तो ऊपर का नीचे क्यों नहीं बन रहा है? मतलब सर का पाँव और पाँव का सर क्यों नहीं बन रहा है? अरे भाई, तो ऐसा भी बनना चाहिए। जब मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूँ तो हमारा सर जहाँ है वहाँ सर बनता है और जहाँ पाँव है वहाँ पाँव बनता है। जब बायां का दायां हो रहा है तो ऊपर का नीचे क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, तो इस क्वेश्चन पर मैंने मैडम से पूछ लिया, तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, केवल दायां बायां बदलता है, ऊपर नीचे नहीं बदलता। यही लैटरली इन्वर्जन का मतलब होता है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैं घर गया और बड़ा सा शीशा लिया, वहाँ मतलब रूम पर बड़ा सा शीशा लिया और बड़े से शीशे के सामने लेट गया। और फिर मेरा सर इधर हो गया और पैर, जब मैं लेट गया तो मेरा सर इधर था और पाँव, और फिर मैं देख रहा था फोटो भी मेरे सर के सामने और पाँव भी। मैंने कहा तो दायां का बायां हुआ ही नहीं। भाई अभी तक तो आप पढ़ रहे थे कि दायां का बायां, इधर का इधर और इधर का, तो जब मैं सर इधर करता था तो मैं सोचता था अरे लेटरली मतलब लेट कर, जो लैटरली इन्वर्जन का मतलब ये सोच रहा था मैं कि लेट जाएंगे तो उल्टा बनेगा। तो मैं लेट गया और लेट गया तो क्या पता चला कि सर जहाँ सर है वहीं बन रहा है और जहाँ पाँव है वहीं पाँव बन रहा है। फिर मेरे मन में सवाल आया, ये तो गलत पढ़ा दिया मैडम जी ने। फिर मैं पहुँच गया, मैडम आपने क्या कहा था बायां का दायां, 1 मिनट शीशा मंगवाया जाए और मैं यहीं लेटता हूँ, आप बताओ कैसे लैटरली इन्वर्जन हुआ ये? तो फिर मैं सामने ही बिल्कुल ये एक्सपेरिमेंट कर दिया। मैडम जी ये देखिए, मैं सीट पर बेंच पर लेट गया और शीशा सामने रखा, जिधर सर था उधर पाँव था, उधर सर था और जिधर पाँव था उधर पाँव था। मैडम जी बेहोश हो गई। मैडम जी थोड़ी प्राइवेट कंपनी से आई हुई थी, मतलब प्राइवेट मैन थी, तो नॉलेज नहीं था ज़्यादा। खैर कोई बात नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो भी है, जो भी उनको ज्ञान था हमको पढ़ाया गया। तो सुनो ध्यान से, वो बात सही नहीं है कि बायां का दायां और दायां का बायां। अगर दायां का बायां बनता तो मुझे बताओ लेटने के बाद बायां का दायां बनना चाहिए था ना। तो लैटरली इन्वर्जन का मतलब क्या है? फिर तो वो डिफिनीशन जो आप रटे घूम रहे बायां का दायां, वो गलत हो गया ना भाई। तो देवांश भाई आ जाओ, हम आपको लैटरली इन्वर्जन का मतलब समझाएंगे। आ जाओ आ जाओ, इसलिए तुम्हारा यहाँ नाम लिखा है तुम्हें बुलाने के लिए। आ जाओ शाबाश। नहीं तुम ही आ जाओ, इसमें क्या इतनी बड़ी शर्माने की बात है? अरे बड़े पर्दे पर ला रहा हूँ यार तुम्हें, कैसी बात कर रहे हो? आ जाओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, शांत रहो। देखिए राज भाई हमारे बीच आ रहे हैं, लैटरली इन्वर्जन का मतलब हम लोग समझेंगे। अब राज भाई आपको क्या करना है,
नहीं नहीं, ये एक मार्कर ले लो। अभी जब मैं बोलूँगा स्टार्ट 1 2 3, जब आपको बोलूँगा तो आपको वही करना है जो मैं कर रहा हूँ। ठीक बात है? तैयार हो जाओ, थोड़ा मेरे तरफ मुँह करके खड़े हो जाओ। हाँ, आप लोग सभी ऑब्जर्व करिए, लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या? फ्रेम में नहीं आ रहा है? हम फ्रेम में नहीं हैं। अब ठीक है ना? थोड़ा भाई और पीछे हो जाओ, और थोड़ा हल्का सा और पीछे हो जाओ, हल्का सा, बस उसको बंद कर लो कैप को, नहीं तो ख़राब हो जाएगा अभी। यस, तो लेटरल इन्वर्जन का मतलब समझो। अब राज भाई देखो, मैं जब बोलूँगा स्टार्ट तो आपको वही काम करना है जो मैं कर रहा हूँ। मेरी तरह एक्टिंग करनी है, मेरी तरह मैं जो जो करूँगा वो सब तुम्हें करना है। समझ रहे हैं? 1 2 3 स्टार्ट। आप देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? मेरा ये हाथ क्या है? क्या मेरे तरफ जो मेरा हाथ उठा हुआ है, क्या वही हाथ उधर भी उठा हुआ है? गलत बात। हमारा लेफ्ट है और उसका राइट है ना भाई? मानते हैं बात को? अच्छा, अब जब मैं इस हाथ को उठाता हूं तब ऑब्जर्व करें आप। भाई फ्रेम नहीं बदला है। मेरे लिए दाहिना हाथ उधर है, उसके लिए भी उधर है, साइड नहीं बदली है। मतलब ये बायां का दायां नहीं बन रहा है, इधर का फोटो उधर नहीं बन रहा है, इधर का फोटो इधर ही बना, लेकिन बदला क्या? अब जाओ बैठ जाओ, अब मैं समझा दूंगा तुम्हें। एक बार ताली बजा दे राज भाई के लिए। बहुत अच्छे, शाबाश। बस बस बस, अब सुनो। अरे ठीक है, आपने क्या देखा? मेरे दाहिना हाथ का फोटो मेरे सामने जब ओए लड़के, यहाँ पर एक झोल है, वो झोल समझें। जब इमेज और ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में सीधा इंटरसेक्शन होता है, अर्थात इमेज के सामने फोटो और फोटो के सामने, आई एम सॉरी यार, एक के बाद बोल दिया मैंने, तो ऑब्जेक्ट के सामने इमेज और इमेज के सामने ऑब्जेक्ट होता है, तब ये जो आपको दाहिना और बायां दिखाई दे रहा है ना, वो इस तरह का नहीं है कि इस दाहिने हाथ का फोटो उधर बन रहा है या बाएं हाथ का फोटो उधर बन रहा है। मेरे लिए जो दायां है उस सामने वाले इमेज के लिए वो बायां हो जा रहा है। आपको कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात? ये लेटरल इन्वर्जन का मतलब है। लेटरल इन्वर्जन का ये मतलब नहीं बायां का दायां, दायां का बायां, ये मतलब नहीं है। आपको समझ में आया? दायां का बायां बना, लेकिन साइड चेंज नहीं हुआ है। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखेंगे। इसलिए इमेज में जब आप लेट जाते हैं तब आपका दायां बायां नहीं होता। आपको कुछ समझ में आया? नहीं आया? उड़ गया? अरे भाई, हम ये कहना चाहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो इनका लेफ्ट उनका दायां हो जाता है, मेरा लेफ्ट उनका दायां होता है, मेरा दायां नहीं होता है। जो आप ये पढ़ते हैं कि मेरा ही लेफ्ट और मेरे दाएं बन जाएगा, वो गलत बात। मेरा लेफ्ट सामने वाली इमेज का राइट हो रहा है और मेरा राइट सामने वाली इमेज का लेफ्ट हो रहा है, ये मैं कह रहा हूं। वैसे कैसे बात हो गई? संक्षेप में कहे तो दायां का बायां और बायां का बना तो फिर मेरे वो इस एक्सपेरिमेंट का क्या होगा? जब मैं लेटूंगा तब क्या होगा? तब तो गड़बड़ हो जाएगा वो ना। एक सेकंड, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें तो बनाना है कैसा? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो फोटो आपको बनाना सिखा दिया हूँ पॉइंट ऑब्जेक्ट का समतल के लिए, समतल दर्पण के लिए। क्या क्या सीखा जल्दी जल्दी बताओ? रियल के लिए वर्चुअल प्रतिबिंब, और जितना दर्पण के ये सामने होगा उतना दर्पण के ये पीछे होगा। और बताओ? हाँ, लैटरल इन्वर्जन भी देखने को मिलता है, और यहाँ सब लिख दिया गया है ना? सेम डिस्टेंस फलाना फलाना फलाना, ये सब लिख दिया गया है। अब आप हेडिंग लगाइए, इमेज फॉर्मेशन लिखिए हेडिंग, इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड वस्तु का, एक्सटेंडेड
एक्सटेंडेड को हिंदी में क्या बोल सकेंगे? एक्सटेंडेड वस्तु का प्रतिबिंब का बनना, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब का तो ऑब्जेक्ट माने क्या होता है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के प्रतिबिंब का बनना। क्यों मजे ले रहे हो भाई? नहीं देखा होगा लड़का। सर जी लड़कों का बच्चा लेते हैं बस। अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। बनाएं, फोटो बनाएं, आप लोग देखेंगे तब बनाएंगे। ये क्या है? समतल दर्पण है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। काकी लोग बतियाओ ना। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, बड़की काकी हो चाहे छोटी काकी हो। ये है एक ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट का नाम हम ले रहे हैं ओए। ओए ओए ऑब्जेक्ट का क्या नाम है? एक बार, दो बार नहीं। अरे अब इसका हमें क्या बनाना है? फोटो। दो लाइट को हम भेजा करेंगे। आप हमेशा ध्यान रखना, दो लाइट तो हम भेजेंगे। एक लाइट मन ने भेजा, एक लाइट मन ने भेजा पैरेलल। आए किरण भेजबू, भेज दो। ये इंसिडेंट I1 है। अच्छा, रिफ्लेक्शन के पश्चात इसका क्या हालचाल है? फोकस से होकर जाएगी, सटिया गई हो क्या? इसमें कहाँ फोकस होता है? यहीं से चली आएगी। अरे कहो ना, क्या है? शांतिपूर्वक नहीं सुना जा रहा है। आइए जरा दूसरी किरण को भेजें। दूसरी किरण को हम ना इसके पोल पर भेज देते हैं। जी बिल्कुल। तो ये लो, पोल पर गया। अच्छा, जितने एंगल पर आया है उतने ही एंगल पर यार हो जाएगा। हाँ जी, ये रिफ्लेक्टेड 2 है, ये इंसिडेंट 2 है, ये I2 है। और ये अब एक बात बताओ यार, इंसिडेंट रे कहाँ काट रही हैं, आपतित किरणें कहाँ काट रही हैं? इस पॉइंट पर। तो OA इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, वस्तु आज हमारा एक्सटेंडेड है ना। और दूसरी बात, परावर्तित किरणें कहाँ काट रही हैं? भाई साहब, समतल दर्पण में तो इमेज कैसा बनता है? आभासी बनता है। तो पक्की बात है इधर तो नहीं काटने वाली, सपने में ले जाना पड़ेगा। चल भाई सपने में चल। तो इसको क्या करें? पीछे बढ़ाएंगे और इसको बढ़ गया। ये जो काटा है ये क्या है गाइस? जल्दी बताओ। ये A है तो इसका ये पॉइंट का क्या नाम हो जाएगा? A' हो जाएगा। और इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो यहाँ पर तो I हो जाएगा। ये I' बोल दें? हाँ, O' भी बोल सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, O' ही बोल देते हैं। तो इमेज कहाँ बना जल्दी बताओ? दर्पण के कैसा बना है?
आभासी बना है, सीधा भी बना है। अब यहाँ से कुछ और बातें, साइज वाइज भी पूछ लिया जाए तो यहाँ पर साइज वाइज बताने के लिए आपसे कुछ सवाल करेंगे हम जल्दी जल्दी बताइएगा। अगर ये आई है तो ये आर है, अच्छा ये अगर आर है तो ये कितना है, ये भी उतना ही होगा क्या, सोच लो आप। और जितना आर होता है उतना ही, अच्छा ये 90 है तो ये भी 90 है ना, और जितना बड़ी भुजा ये है उतनी ही बड़ी, क्या बात आपको समझ में आती है? नहीं आती है, ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि जो NB, एक मिनट, मैंने नामकरण संस्कार नहीं किया है, मैंने अपने उसमें कर दिया है। एक काम करो, इसका नाम रख दो यन, बाकी सब तो हो गया, अब तो कुछ जरूरत ही नहीं है। आप एक काम कर लो, फटाफट फटाफट बताओ, क्या ये सर्वांगसम होंगे? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक बात तो हम जानते ही हैं कि सर जितना दर्पण से आगे होगा वस्तु उतना ही पीछे होगा प्रतिबिंब। इसका मतलब यन्नो बराबर होगा किसके? एनो डैश के। क्या बात आपको समझ में आती है भाई? ये तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं ना, तो दोबारा थोड़ी इसको प्रूव करेंगे, और करना चाहें तो कर भी सकते हैं, क्यों इसको भी दिखा देंगे कि ये प्रतिबिंब सॉरी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, फट से अपने आप बराबर हो जाएगा। और दूसरी बात क्या इस्तेमाल हम करना चाहते हैं, जो एंगल है इसमें, क्या एंगल वेंगल यार, बार बार वही बात तो है। मतलब मुद्दे की बात ये लिखना था मुझे, मुद्दे की बात छोड़ो यार, मुद्दे की बात सीधे लिखता हूँ। मुद्दे की बात जो है वो ए बराबर है किसके? ओ ए डैश के। बस इतना ही बात समझाना था। यानी कि जो दर्पण में जो फोटो बन रहा है वो कैसा बन रहा है? हाँ, फोटो का साइज कैसा है जल्दी बताओ। बस इतना ही समझाना था। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा उसकी जो साइज होगी वो वस्तु के ही बराबर बनती। बाकी सारी बातें मैं पहले ही जानता हूँ। आपको मेरी बात समझ में आई? मतलब दर्पण से पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, है ना, और क्या बनेगा? साइज। हाँ, यहाँ साइज की बात कर रहा था मैं। तो साइज कितना है गाइज, इसे आप प्रूव कर सकते हैं। तो बस ये नोट कर लें और हो गया काम आपका। हाँ, इमेज उल्टा बनेगा तो अरे वास्तविक होगा तो उल्टा होगा ना। तो यहाँ कहाँ वास्तविक बन रहा? अभी उस पर हम आएंगे ना, अभी बहुत सारा बाकी है चीज़। नोट करें इसको, लिखिए एक सवाल। यदि चित्रानुसार कोई प्रकाश की किरण दर्पण M1 के समांतर फोटो देखकर लिखना है। दर्पण M1 के समांतर, M1 क्या लिखल बे, समांतर M2 पर आपतित होती है। M2 पर इसके समांतर लाइट आ रही है और M2 पर गिर रही है, आपतित होती है, तथा परावर्तन के पश्चात पुनः M1 पर आती है। और M1 पर परावर्तन के पश्चात M2 के समांतर हो जाती है।
M2 के समांतर हो जाती है तो दर्पण M1 M2 के बीच का कोण बताइए। दर्पण M1 M2 के बीच का कोण बताइए। फोटो बनाइए, सवाल में है ये बात, फटाक से बनाएं। ट्राई करोगे कि हम बताएं? बन गया? ट्राई करना चाहो तो रुकें, वरना हम बताएं। बताएं। देखिए, ऊपर नहीं बनाना है गुड़िया। अच्छा, वो बना रही है, ट्राई कर रही है, तो रुक जाते हैं 2 मिनट। आप लोग ट्राई कर लो थोड़ा सा। देखिए, इसका सलूशन देखें। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा एक लाइट M1 के समांतर आ रही है, तो M1 के समांतर ये लो भेज दिया। अरे भाई यही तो है। अच्छा, जब ये लाइट M1 के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात जितने एंगल पर आई है उतने एंगल पर पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? इसका नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो इसका नॉर्मल देखिए जल्दी से, यही इसका नॉर्मल है ना। तो जितने एंगल पर आया है उतने एंगल पर, तो ये लो साहब भेज दिया। क्या थोड़ा ज़्यादा हो गया है? अभी ठीक है? जितने एंगल पर आया है उतने एंगल पर क्या हो गया है? ये आई था, ये है R1। क्या है मेरे लाल? अच्छा, अच्छा नहीं लग रहा यार। टेढ़ा पता नहीं क्यों बन रहा है यार। ठीक है, चल जाएगा काम। R1 और यहाँ पर जितने एंगल पर फिर क्या कह रहा? परावर्तन हो रहा है, और परावर्तन के पश्चात यह लाइट कहाँ जा रही है? M2 के समांतर हो रही है। अर्थात ये लाइट जो R2 जा रही है इसके क्या हो गई है? बोलो ना। लेकिन एक तो बात है, पैरेलल के नियम यानी समांतर के जो परावर्तन के नियम है वो तो नहीं टूटेगा ना भाई। समांतर परावर्तन का क्या नियम है? जितने एंगल पर आए हो उतने एंगल पर जाओगे भी। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? बताओ फिर से। एक बार फिर से सोचेंगे। कह रहा दर्पण के समांतर M1 के समांतर लाइट आ रही है, इस पर पड़ती है, परावर्तन होता है, दूसरे दर्पण पर पड़ता है, और दूसरे दर्पण पर परावर्तन के पश्चात वह लाइट फिर से इस दर्पण के समांतर हो जाती है। पहले बताओ सवाल समझ में आया क्या? पक्का? अब दर्पण के अब उत्तर निकालते हैं। क्या बचपन वाला वही तरीका लगाऊंगा और क्या। देखो जी, ये जो एंगल आई है ये भी आई होगा कि नहीं होगा? आप सोचेंगे तो R है सर जी, कोई बात नहीं यार, लेकिन है तो बराबर है ना। अच्छा, आप लोगों ने ये बात तो पढ़ी ही होगी नहीं समझा मैं। एक काम करो, अलग से निकालो, अलग से, इसको मत मानो, अपनी तरफ से मत मानो, इसका इस्तेमाल करो। अच्छा जरा देखो, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? ये कोण होगा थीटा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। अरे यार, ऐसे 2 लाइन है और ऐसे एक तीसरी लाइन खींच रहे तो जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल तो यहाँ बनता है। तो ये थीटा अगर है तो ये एंगल भी कितना होगा कि नहीं होगा? अच्छा, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाली बात, ये टोटल 90 है। अरे भाई ये नॉर्मल है ना 90, तो थीटा उधर हो गया तो ये कितना बचा? 90 माइनस थीटा बचा। अच्छा, वो अगर 90 माइनस थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस, अच्छा अगर ये थीटा है तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये भी थीटा हो जाएगा। अरे देखो, ये 2 लाइन है ऐसे खींच दी गई है तो जो एंगल यहाँ बना है वही एंगल एकांतर कोण से यार ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा?
ये दोनों समांतर है। अच्छा, अगर ये थीटा है तो यहाँ तक टोटल कितना है 90, तो ये कितना बच गया 90 माइनस थीटा बच गया क्या 90 माइनस, बोलो ना यार। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो ये भी 90 माइनस, पहले बताओ इतनी बात समझ में आई सबको, ये 90 माइनस थीटा कहाँ से किया सब। देखो भाई, यह है लाइन और यह लाइन दोनों समांतर है। अच्छा, ये तीसरी लाइन ऐसे खींच दी गई है तो एकांतर कोण की परिभाषा से ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। और जब ये बराबर हो गया तो मुझे पता था यहाँ पर कुछ ऐसे मामला है, ये 90 डिग्री वाला है और ये वाली लाइन है ना। तो गाइज अगर ये थीटा है और ये पूरा कितना है 90, तो ये कितना बचा, तो यही बात यहाँ लिखी गई है। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों बराबर, इसलिए 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा दोनों हो गए। यहाँ देखो तो जरा, यह लाइन और यह लाइन दोनों एक दूसरे के समांतर है और ये तीसरी लाइन खींची जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। और क्योंकि मैं जानता हूँ ये टोटल तो 90 है ना, इतना इस नॉर्मल के लिए कितना डिग्री 90, तो ये थीटा निकल गया तो 90 माइनस थीटा बचा, और वही एंगल ये भी है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा, आप बस जल्दी से एक चीज़ और बता दीजिए, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, क्योंकि टोटल तो 90 है, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा थीटा होगा, तभी तो 90 बनेगा ये टोटल जोड़ के। अच्छा, ये टोटल 90 है तो 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, तो इस त्रिभुज का तीनों कोण कितना आ गया, अंतःकोण कितना आ गया। तो एक बात मुझे बताइए जल्दी से, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा क्या होना चाहिए, तो यहाँ से 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 60 डिग्री। नहीं समझ में आया क्या, उतार लें इसको। अभी इसका ज़रूरत है यार, दूसरा बनाना फिर फोटो, उसी में मत चेपने लगना, नहीं तो पता नहीं चलेगा सवाल क्या है उत्तर क्या है। हाँ, आपसे बनाओ, और नई साइड वाला भी नहीं। एक और सवाल लिखिए, एक व्यक्ति की पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक व्यक्ति है जूतवा के पहिरे हुए गर्मी में बहु एक व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब क्या लिखे हो, अरे भुला गया, एक बार फिर से रिपीट करो सब, क्या हमें दिखाओ भाई क्या लिखी हो। एक व्यक्ति की पूर्ण प्रतिबिंब, एक व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब लिखा क्या है आपने, देखें, एक व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए उसे, एक व्यक्ति की पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए उसे कितनी लंबाई का दर्पण प्रयोग करना चाहिए। रटे बैठे हैं सब लड़के। कितने टिक में है क्या, उसका रीजन भी बताता हूँ। कितने ऊंचाई का प्रतिबिंब, कितने का क्या दर्पण प्रयोग करना चाहिए, जबकि व्यक्ति की लंबाई बड़का यल है, व्यक्ति की लंबाई बड़का यल है। एक यल लंबाई का व्यक्ति है, अरे वही बात होगी यार, चाहे h/2 लिख लो चाहे l/2। आंसर बता रहा है लड़का सीधा, सवाल पूरा हुआ ही नहीं, पता चले सवाल में थोड़ा सा बदलाव कर दूं तो। ये मनई है, इस मनई के सामने क्या बनाना है हमें, कितना बड़ा शीशा ले लें
कि इसका फोटो पूरा पूरा, अब वैसे तो सब पूरी दुनिया को पता है इसका उत्तर, लेकिन कारण क्या है कि आधा क्यों, वो कारण हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, ओ गरीबों हो, इधर देखो, काम की बात तुम लोगों से मत करो। एक काम करो, ये व्यक्ति देखेगा कहाँ से बताओ जल्दी से? आँख से, जैसी बात है, कान से तो देखेगा नहीं, आँख से देखेगा तो दूर। प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो आँख है वो इसके सर से थोड़ा नीचे है कि नहीं है बताओ, और वो जो इतनी उसकी हाइट है ना, इसका इस्तेमाल करेंगे। मान लेते हैं एक्स, जो इसका सर है गाइस, थोड़ा बाल इसके खड़े हैं तभी लेवल आएगा। अरे फोटो कहाँ बनेगा बताओ? आँख पर बनेगा ना। तो मान लीजिए, ओ भाई सुनो ना, मान लीजिए कि यहाँ से एक किरण चलती है ना, सपोज दैट एक लाइट ऐसे मैंने भेजी, ये मान लीजिए दर्पण है। अच्छा, इसका पूरा फोटो बनाना है ना भाई। अच्छा, पूरा फोटो बनाना है तो दूसरी लाइट कहाँ से भेजोगे? पैर से भेजोगे तभी तो पूरा बनेगा। तो ये क्या है जी? I1, और ये क्या है? I2। अच्छा, अब क्या है बाबू, जो परावर्तन के पश्चात इसकी ऐसे नहीं करो यार, यहां पर आकर काटा, ये है I1, और ये रिफ्लेक्शन के पश्चात लाइट कहाँ चली गई? इसकी आंख पर जानी चाहिए ना भाई लाइट, और दूसरी लाइट कहाँ जानी चाहिए? ये भी आंख पर जानी चाहिए भाई, तभी तो भाई की नाक थोड़ी सी है ना। एक काम करो, इस पर परपेंडिकुलर डाल दो ये लाइट, और क्या अगर इस व्यक्ति की टोटल ऊंचाई L है तो ये वाली ऊंचाई कितनी होगी बताना जल्दी से? L - x होगा ना। अच्छा, अच्छा ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बताओ जल्दी से? कितनी होगी? ये x/2 होगी। देखो टोटल कितनी है? x। आँख कहाँ है इसकी? एक मिनट यार, फिर तो ये x ही होगा ना ये। हाँ, क्या होगा? क्या कह रहे हो? चलो ठीक है, फिर आप समझना कम चाहते हैं तो ये लो मैं लिख रहा हूँ, L - x/2 ये होगा। अब आपके सामने व्यक्ति है L लंबाई का, और इमेज कितना बड़ा बनना चाहिए? इतना। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ऐसे सिद्ध कहाँ कर रहे हैं? छोड़ो यार, अब जब आपको लेट हो रहा है। दर्पण का आकार कितना होना चाहिए? x/2 प्लस L - x/2। ये ऐसे साल होता भी, इसको मैं कर रहा था, ज्योमेट्री लगा रहा था।
तो ये इससे कट जाएगा तो एल भाई उतार लीजिए। ज्योमेट्री लगा के आता और क्या, मैंने ये बना लें और इसको उतार लें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे कल। जय हिंद।